मेरे सवाल का जवाब दो पापियों कांग्रेसियों, सुनो तुमको सवाल करते जवाब दो। और मेरा सवाल बीजेपी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी है। मैं आज के इस जलसे से आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार में मुस्लिम अक़लियत की आबादी 17% है। बिहार में मुस्लिम अक़लियत की आबादी 17% है। यादव भाइयों की आबादी 14% है। कितनी है? मुस्लिम अक़लियत की 17%। हमको बोलते ना वोट काटना है, हम किसी के एजेंट बन के आए हैं। मैं यादव भाइयों को सलाम करता हूं, वो 17% है, मगर तुमको मालूम बिहार की असेंबली में उनके कितने विधायक हैं? मालूम आपको? बिहार के विधानसभा में हमारे यादव भाइयों के कितने विधायक जीत कर जाते हैं? आपको मालूम कितने मुस्लिम अक़लियत जीत के जाते हैं? मैं बहादुरगंज की जनता से, बिहार की जनता से मेरा एक सवाल है। आपको मालूम कि हमारे यादव भाई 14% है। 55 से ज्यादा उनके विधायक जीत कर जाते हैं। आबादी में हिस्सा 14%, मुस्लिम अक़लियत 17%। बताओ तुम्हारे कितने विधायक जीत के जाते? बताओ। मैं तो एजेंट हूं ना, आप जवाब दो, कितने जीत के जाते? किसी को मालूम? आपको मालूम? किसी को मालूम? सुनो, सिर्फ 23 जीत कर गए। 17% है और 23 जीत कर जाते, हमको उंगली उठाते हैं, हमको उंगली उठाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। 17%, 23, 14%, 55 से ज्यादा। मैं क्या इनका गुलाम हूं? मुझे भी तो अपनी आबादी के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? क्या हम क्या किराएदार करोड़ अदा करेंगे या मालिक बनेंगे? जब मालिक बनना है तो मालिक की तरह बिहेव करो। ये दिमागों से निकाल दो कि हम किसी की गुलामी करने नहीं आए, ना हम पटना में बैठने वाले कुर्सियों से डरने वाले हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी न सिर्फ सेकुलर जमायतों के निशाने पर रहते हैं, बल्कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका भी उन्हें वोट कटवा या दूसरे तरह के संबोधनों से नवाजता रहा है। यह अलग बात है कि जो संसद में धाड़ते हैं, चाहे वो धारा 370 हो, CA हो, NRC हो, NPR के खिलाफ, इकलौता सांसद जब संसद में धाड़ता है, संसद में बोलता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलता है, तो ये वही लोग हैं जो उनके कसीदे पढ़ते हुए थकते नहीं। लेकिन जहाँ चुनाव आता है उन पे कई तरह के सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। दरअसल इस देश के मुसलमानों को बंधुआ मजदूरी की आदत को पड़ गई है। वो किसी पार्टी के साथ बंधुआ बन गए हैं। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने, आप हमारी ताकत बने। और MIM के सुप्रीम लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं। बाज़ मोतबर अफराद के ज़रिए मुझ तक भी ये बात पहुँची, तो कल उलमाए किराम के वफ्द को लेकर मैंने खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की और इस सिलसिले में वजाहत तलब की। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जो साहब भी ये बात मेरे सिलसिले में कह रहे हैं, मैं उनके लिए उम्रे का टिकट देता हूँ। मैं भी खुद उम्रे में चलता हूँ। रोज़ाए रसूल में जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन मुबारकैन की तरफ हम लोग खड़े हो जाएंगे। अगर उनके पास मेरे सिलसिले में ये वाज़ेह दलील है कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ और बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो मेरी हलाकत के लिए बद्दुआ करेंगे वहाँ खड़े होकर के,
और मैं उनकी बद्दुआ पे आमीन कहूँगा। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। मैंने और भी बहुत सारी बातें उनसे की, जिसका जवाब उन्होंने बड़े जुर्रतमंदाना तरीके से दिया। और मेरे साथ उलमाए किराम का एक पूरा वफ्द था, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की। लिहाजा मैं इस सिलसिले में मुकम्मल शर सदर हूँ कि MIM BJP के लिए काम नहीं कर रही है। MIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी साहब BJP के एजेंट नहीं है। नंबर एक बात हमारी। बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने भी हिस्सेदारी की। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की अगुवाई वाले ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट का वह हिस्सा रहा। 24 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा। हालांकि उसे लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो 200 से 43 सीटों पर लड़ते तब हम उन्हें मुसलमानों का हमदर्द मानते, और सिर्फ कुछ सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं। तो ये सवाल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस से भी पूछा जा सकता है। वो भी फ्रंट बनाकर वो भी गठबंधन में लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल 243 सीटों पे क्यों नहीं लड़ रहा है? कांग्रेस 243 सीटों पर अकेले क्यों नहीं लड़ रही है? या जो और भी वामपंथी दल है वो क्यों नहीं लड़ रहे? उनसे क्यों नहीं सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं कि अकेले लड़िए? तो दरअसल मुसलमानों की बदकिस्मती ये है कि वो बंधुआ मजदूरी करता आ रहा। पहले कांग्रेस, अब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, जो मुसलमानों के नाम पर झुंझुना थमाता रहा है उसे। ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जो संसद में CAA और NRC के खिलाफ धाड़ते रहे, शिद्दत के साथ बोला, पूरे जज्बे के साथ बोला। और जब वो बोल रहे थे तो तमाम देश का वही मुसलमान जो आज उन्हें वोट कटवा और उन पे सवाल उठा रहा है, वही तालियां बजा रहा था और कहता फिर रहा था कि मर्द मुजाहिद है एक ऐसा सांसद जो हमारी आवाज़ को बुलंद करता है। लेकिन जब वोट के लिए वो आते हैं, जब वो चुनाव में खड़े होते हैं, तो उन पे सवाल खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्यों खड़े किए जाते हैं? आखिर एक सियासी पार्टी है वो, और उसे हक है कि देश के किसी भी हिस्से में वह चुनाव लड़े। राष्ट्रीय जनता दल अगर गुजरात जाके चुनाव लड़ सकते हैं तो उस पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं इसके बिहार के मुसलमान या इस देश के मुसलमान। लेकिन AIMIM खड़ा करता है तो वोट कटवा कहते हैं कि वोट काटने के लिए। और दिलचस्प ये है कि जो लोग वोट कटवा करते हैं वो एक बार आंकड़ों को भी नहीं देखते। सिर्फ वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो इधर से उधर करते रहते हैं। कभी पढ़ा लिखा भी करें, दरअसल पढ़ाई लिखाई से तो वास्ता नहीं रहा। वो जानना नहीं चाहते कि सच्चाई क्या है। आंकड़ों को भी देखें। पिछले लोकसभा चुनाव में 39 सीटें NDA को गई। कितने सीटों पे AIM ने चुनाव लड़ा था यहाँ बिहार में? हम बिहार की बात कर रहे हैं। एक सीट पे किशनगंज, और वहां से कांग्रेस जीती। तो कहा जा सकता है कि उनकी जीत, कांग्रेस की जीत में AIM की भूमिका रही। और पूरे देश में सिर्फ 3 लोकसभा की सीटें AIMIM ने लड़ी। 3 सीटों पे उसने चुनाव लड़ा और 2 में जीत दर्ज की है उसने, फिर भी उसे वोट कटवा। दिलचस्प यह है कि 191 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा में आमने सामने की लड़ाई हुई और 170 से ज्यादा सीटें भाजपा ने जीती। कांग्रेस वोट कटवानी है। कांग्रेस पे सवाल नहीं उठ रहे हैं। उस कांग्रेस पे जिसके विधायक बिकते रहे, उस कांग्रेस पे जिसमें भाजपा के लोग अगर शामिल हो गए तो रातों रात वो बहुत साफ सुथरे हो गए, सेकुलर हो जाते हैं। उस भाजपा पे उस कांग्रेस पे जिसके विधायक भाजपा में शामिल होकर सरकारें गिरा रहे हैं, उस कांग्रेस पे जो महाराष्ट्र में शिवसेना की गोदी में बैठी हुई सरकार चला रही है, उस पर सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन अगर AIMIM या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है तो उस पर सवाल उठा रहे हैं कि वोट कटवाएं। ये वही उपेंद्र कुशवाहा है जिन्होंने CAA NRC के खिलाफ पूरे बिहार में एक अलग जगाया था। तब तो मुसलमान उनके लिए भी तालियां बजा रहे थे, उनके कसीदे पढ़ रहे थे मंच पे से। जब वो भाषण देते थे तो नीचे बैठे लोग जो आज RJD के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, खड़े रहे, कोई बात नहीं, उनका अपनी अपनी सोच है। लेकिन वही लोग, कभी पूछा कि तेजस्वी यादव
उस लड़ाई में कहाँ थे जब सीए और एनआरसी का आंदोलन देश भी बिहार में चल रहा था? कितनी सभाओं में गए, कौन कौन सी जगहों पर गए? ये सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को वोट कटवा कहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा पे सवाल उठाएंगे। दरअसल वो सारी चीज़ें अब कहीं के हमारे शाह बादशाहों के ताज हैं, कहीं म्यूज़ियम में पड़े हुए इस तरह की शायरी सुन के ताली बजाते हैं कि किसी के बाप कम हिंदुस्तान थोड़ी है। बस दरअसल हम लोग अब इसी के लिए रह गए हैं, सत्ता में हिस्सेदारी की बात नहीं करते हैं। आरजेडी से पूछा कि उसने सत्ता में मुसलमानों को क्या हिस्सेदारी दी, जबकि जीडीएसएफ ने कहा कि वो अगर उसकी सरकार आती है तो एक मुसलमान मुख्यमंत्री होगा। सवाल तो बनता है जीडीएस ये महागठबंधन से, लालू यादव से कभी नहीं सवाल किया, सिर्फ बस कुछ नहीं कर दिया, हाँ दंगा नहीं हुआ, इसके अलावा और तो और ऐसा कुछ किया क्या उन्होंने? लेकिन सवाल पूछे जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी से कि वोट कर पाए। तो बहुत सारे सवाल है। दरअसल दिक्कत ये है कि मुसलमानों की बदकिस्मती ये है कि वो अब पालकी ढोने का काम कर रहे हैं। वो कहार बने हुए हैं और वो कहार ही बने रहना चाहते हैं। सवार बनने की कोशिश न उन्होंने वो करते हैं और न उनकी नियति ये रह गई है। दरअसल अब उन्हें कहार बनना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी लालू की पालकी ढोएंगे, कभी रामविलास पासवान की, तो कभी नीतीश कुमार की। और जब पूछें तो उनसे, चाहे वो नीतीश कुमार हो या लालू यादव, कि हमको हिस्सेदारी सत्ता में चाहिए, मेरा उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा मेरा एक उप मुख्यमंत्री? हमें बराबर का जगह क्यों नहीं मिल रही? 15% यादवों की आबादी है, उसमें 58 आरजेडी 58 उम्मीदवार खड़ा करता है, 58 को टिकट देता है, और 17% मुसलमानों को सिर्फ 15। तो ये पूछा जा सकता है कि ये बंधुआ मजदूरी नहीं तो और क्या? वैसे भी 2005 में जब मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने की बात आई थी, ताला चाबी लेके घूम रहे थे रामविलास पासवान, तो लालू यादव ने कहा, क्या कहा, राबड़ी देवी के अलावा कोई नहीं। तो बस ठीक है, क्योंकि अब नियति बन गई है कि हम पालकी ढोएं लालू यादव की और ओवैसी पे सवाल उठाए, जो संसद में धाड़ता हो, जो संसद में गरजता हो। कांग्रेस से भी सवाल पूछा करो कि शिवसेना के साथ क्यों सरकार बनाई, जिसे ये कहने में आर नहीं कि बाबरी मस्जिद उसने गिराया है, उसने गिराई है बाबरी मस्जिद। लेकिन हम उससे सवाल नहीं पूछेंगे। सवाल पूछेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी से पूछेंगे, उपेंद्र कुशवाहा से पूछेंगे। ये वही उपेंद्र कुशवाहा है जिन्होंने फ्रांस में के कार्टून में लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है अभी कि बिहार देश के मुसलमानों की भावनाओं की कदर करें और अपनी आपत्ति जताएं फ्रांस के राष्ट्रपति से। है किसी दल में इतनी हिम्मत? किस तरह के, न राजद ने किया न कांग्रेस ने किया। ये उपेंद्र कुशवाहा थे जिन्होंने पहली बार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने प्रधानमंत्री से कहा कि दक्षिणपंथी उग्रवाद पे काबू करें, दक्षिणपंथी आतंकवाद पे काबू, उग्रवाद पे काबू करें, देश को विघटन के रास्ते पे ले जा रहा है दक्षिणपंथी उग्रवाद। तो ये हिम्मत होनी चाहिए, हर किसी में ये हिम्मत होती नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल में भी नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को बहला फुसला कर अपना कहार बनाए रखने में ही उन्हें दिलचस्पी है, और कांग्रेस तो उन्हें बरसों से बनाती ही रही है। चलिए, अगर बिहार में आपने बदलाव नहीं किया, ओवैसी को वोट कटवा कहते रहें तो करते रहें, लेकिन अपना तो काम है जलाते चलो चिढ़ा। वो यही कहते हैं। इन तमाम आरोपों के बावजूद मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता रहूँगा, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी। आप जिस दिन समझ जाएंगे, मुसलमान जिस दिन समझ जाएगा इस मुल्क का, उस दिन वो कहार हो नहीं सवार होगा। ये तय करना मुसलमानों को है कि वो कहार बनना चाहते हैं या सवार बनना चाहते हैं। आने वाली नस्लें उनसे भी पूछेंगी
कि उन्होंने उनके लिए कैसा हिंदुस्तान, कैसा बिहार दिया, ये बड़ा सवाल है। बिहार के पिछले इलेक्शन में बीजेपी के विरुद्ध सेक्युलर गठबंधन बना। सेक्युलर गठबंधन को जीत मिली। चुनाव के दौरान इस गठबंधन ने आपका वोट बीजेपी को रोकने के लिए मांगा था। चुनाव के बाद नीतीश कुमार भाजपा में वापस जा मिले और कांग्रेस आरजेडी भाजपा को रोकने में नाकाम रहे। मध्य प्रदेश में जनता ने सेक्युलर पार्टी कांग्रेस को सत्ता दी। बाद में कई एमएलए ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा दिया। कर्नाटक में जनता ने कांग्रेस को वोट देकर सत्ता दी। बाद में कई एमएलए ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा को सत्ता तक पहुंचा दिया। राजस्थान में सेक्युलर कांग्रेस के एमएलए ने बीजेपी को सत्ता में लाने की भरपूर कोशिश की, मगर नाकाम रहे। महाराष्ट्र में सेक्युलर पार्टियों ने हिंदुत्ववादी पार्टी से गठबंधन कर रखा है, जो पार्टी गर्व से कहती है कि उसने बाबरी मस्जिद शहीद किया। ये सब कुकर्म करने के बावजूद सेक्युलर पार्टियां बेशर्मी से आपकी जमात को बीजेपी एजेंट बुलाती है। सेक्युलर पार्टियां आपका वोट लेकर हिंदुत्व से जुड़े पार्टियों को मजबूत कर रही है। उसके विधायक कब भाजपा से जा जुड़े, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें ऐसे मजबूत नेता की जरूरत है जो आपके सिवा किसी का गुलाम ना हो। हमें मजलिस की जरूरत है। अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए अपना वोट सिर्फ पतंग के निशान को दीजिए।